हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। और हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश के ध्रुवण की घटना के बारे में। तो उन्हीं में से आज एक घटना है प्रकीर्णन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। तो आइए समझते हैं क्या होता है प्रकीर्णन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। तो जब श्वेत प्रकाश पुंज को किसी सूक्ष्म कणों द्वारा निर्मित माध्यम, जैसे कोई धूल के कण या धुआं हो या वायु के कण हो, उन प्रकार के माध्यम से जब कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है और आपतित प्रकाश पुंज के अभिलंबवत देखने पर वह नीला प्रकाश दिखाई देता है, वो नीले रंग का हमको दिखाई देता है। यह प्रकाश आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होता है। ये आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होने के कारण ही हमको नीला दिखाई देता है। इस परिघटना को ही हम प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण कहते हैं या प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णित प्रकाश जो होता है वो हमको नीले रंग का दिखाई देता है, जो कि आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होता है। तो इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकाश का प्रकीर्णन जिस कण से हो रहा है उस कण को हम प्रकीर्णक कहते हैं। तो वास्तव में हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन ये सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश को अवशोषित करके पुनः उत्सर्जित करने की घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और इस पर रमन ने प्रयोग किया था और उनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। आइए एक प्रयोग द्वारा हम समझते हैं किस प्रकार से प्रकीर्णन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण होता है। तो जिसके लिए एक कांच की टंकी ली गई है। इस कांच की टंकी में तैयार किया गया एक हाइपो, जिसको सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। तो इस हाइपो का एक हल्का घोल लिया गया है। हल्का घोल हाइपो का इस कांच की टंकी में तैयार किया गया है और इसमें हल्के गंधक के अम्ल की कुछ बूंदे, गंधक का अम्ल यानी H2SO4 हल्का यानी तनु लिया जा रहा है, डाइल्यूट लिया जा रहा है। तो हल्के गंधक के अम्ल की कुछ बूंदे इसमें डाल दी जाती है। अब वो गंधक के अम्ल के अवक्षेप धीरे धीरे महीन कणों के रूप में अवक्षेप वहां बनने लगते हैं। अवक्षेप निर्मित होता है गंधक के कणों का और उनका आकार धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता रहता है। गंधक के अम्ल जो हल्के गंधक के अम्ल की कुछ बूंदें डाली जाती है वह महीन कणों के रूप में अवक्षेप बनाते हैं और इस प्रकार से उनका अवक्षेप बनता है कि समय के साथ उन अवक्षेपों का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब किसी प्रकाश स्रोत द्वारा कोई चमकीला प्रकाश स्रोत ले लिया जाए और उस प्रकाश स्रोत द्वारा कोई प्रकाश पुंज इस घोल से गुजारते हैं और फिर लंबवत देखने पर, जब घोल से गुजारते हैं तो लंबवत देखने पर हमको प्रकीर्णित प्रकाश नीले रंग का दिखाई देता है। अगर इस घोल में कोई चमकीले प्रकाश स्रोत द्वारा कोई प्रकाश किरण को गुजारा जाए और इस आपतित प्रकाश से के अभिलंबवत देखा जाए तो अभिलंबवत देखने पर हमको नीले रंग का प्रकाश दिखाई देता है। अब अगर इस प्रकीर्णित प्रकाश को, भाई नीला प्रकाश जो हमको दिख रहा है वो उन्हीं गंधक के अम्लों द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश है, वही हमको नीले रंग का दिखाई देता है। तो अगर हम अभिलंबवत किसी हम क्रिस्टल द्वारा या हम कह सकते हैं घूमते हुए निकॉल प्रिज्म, घूमते हुए निकॉल प्रिज्म क्रिस्टल होता है जो प्रकाश को ध्रुवित करने के द्विवर्णता का गुण होता है। पीछे हम पढ़ चुके हैं, कैल्साइट क्रिस्टल है या टूरमैलिन क्रिस्टल है, निकॉल प्रिज्म है, इनमें द्विवर्णता का गुण होता है। तो उसी हम घूमते हुए निकॉल प्रिज्म द्वारा जब आपतित प्रकाश पुंज के अभिलंबवत देखते हैं तो हमें जो प्रकीर्णित प्रकाश है उसकी तीव्रता में परिवर्तन दिखाई देता है। और इस प्रकार तीव्रता में परिवर्तन दिखाई देता है कि न्यूनतम तीव्रता लगभग शून्य हो जाती है, न्यूनतम तीव्रता लगभग शून्य तक पहुंच जाती है और धीरे धीरे फिर घूमता रहता है और शून्य से एक अधिकतम मान के बीच लगातार उसमें परिवर्तन हमको दिखाई देता है प्रकाश की तीव्रता में। तो ये क्या सिद्ध कर रहा है कि घूमते हुए निकाल द्वारा जब देखते हैं प्रकीर्णित प्रकाश को तो लगातार तीव्रता में परिवर्तन यह सिद्ध कर रहा है कि प्रकीर्णित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। जो प्रकीर्णित प्रकाश है घूमते हुए निकॉल प्रिज्म से देखने पर वह समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। तो इस प्रकार से प्रकीर्णन द्वारा हम समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करते हैं। अब आइए देखते हैं हम समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की एक और विधि है जिसको हम पोलेराइड कहते हैं। पोलेराइड क्या होता है? पोलेराइड क्या होता है आज पोलेराइड के बारे में भी जानना है। तो पोलेराइड
एक सस्ती व्यापारिक विधि होती है जिसके द्वारा हम समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करते हैं। तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की एक सस्ती और व्यापारिक विधि है। तो इसमें कांच की दो प्लेटों के बीच एक फिल्म होता है, उस फिल्म को हम कार्बनिक पदार्थ, यहां देखिए दिखाया गया है, ये कांच की दो प्लेटों के बीच एक बड़े आकार की फिल्म होती है और उसको तैयार करने के लिए हम कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइट के अति सूक्ष्म क्रिस्टल नाइट्रोसेलुलोज की पतली चादर पर विशेष विधि द्वारा इस प्रकार फैलाते हैं कि सभी क्रिस्टल की प्रकाशीय कक्षें समांतर रहे। इस प्रकार से फैलाया जाता है कि सभी क्रिस्टल की प्रकाशीय कक्षें जो हो वह समांतर रहे। तो ये क्रिस्टल जो होते हैं ये तीव्र द्विवर्णक होते हैं। जब इनमें से प्रकाश गुजरता है तो वह द्विअपवर्तन होता है, उसमें द्विअपवर्तन होता है और द्विअपवर्तित किरणों में एक किरण का अवशोषण कर लिया जाता है, एक ही किरण को निर्गत किया जाता है। तो जो निर्गत किरण होती है वो पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाता है। तो इससे जब गुजारा जाता है तो हमको निर्गत प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित प्राप्त होता है। इस क्रिस्टल की प्रत्येक क्रिस्टल जितने भी हैं उनकी एक अभिलाक्षणिक दिशा होती है, उस दिशा को हम ध्रुवण दिशा कहते हैं, वो ध्रुवण दिशा कहलाती है। तो जब किसी पोलराइड पर कोई अध्रुवित प्रकाश डाला जाता है, जब अध्रुवित प्रकाश को गुजारते हैं तो उस अध्रुवित प्रकाश का केवल वही कंपन, जो वैद्युत वेक्टर का कंपन ध्रुवण दिशा के समांतर होता है, वही पोलराइड से पारगत हो पाता है। अन्य प्रकाश जितने भी अन्य कंपन हैं वो पोलराइड द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और दूसरी ओर पारगत नहीं हो पाते। इस प्रकार से केवल वही कंपन पार कर पाते हैं, वही कंपन इस पोलराइड से गुजर के दूसरी ओर जा सकते हैं जिसका वैद्युत वेक्टर का कंपन ध्रुवण दिशा के समांतर हो और शेष रोक लिए जाते हैं। और इसी का हम अगर विश्लेषण करना है, हमें और विश्लेषण करने के लिए और अध्ययन करने के लिए अगर हम दो पोलराइड ले लें, तो दो पोलराइड को इस प्रकार रखें कि दोनों की ध्रुवण दिशाएं एक दूसरे के समांतर हो, तो एक पोलराइड से निर्गत प्रकाश दूसरे पोलराइड से भी पारगत हो जाता है। भाई जब दोनों पोलराइड को इस प्रकार आमने सामने रखते हैं कि दोनों की ध्रुवण दिशाएं परस्पर समांतर हो, तो एक पोलराइड से निर्गत प्रकाश दूसरे से भी पारगत हो जाता है, दूसरी ओर हमें प्रकाश की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। जो प्रकाश पहले पोलराइड से गुजरता है वही दूसरे से भी निकल जाता है। और मान लीजिए दूसरे पोलराइड को घुमाया जाए, 90 डिग्री घुमा दिया जाए, यानी अब दोनों पोलराइडों के ध्रुवण दिशाओं के बीच कोण 90 डिग्री ले लिया जाए, तब वहां पहले पोलराइड द्वारा प्रकाश जो पारगत होता है वो दूसरे द्वारा पूरी तरीके से अवशोषित कर लिया जाता है, यानी दूसरे पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता शून्य प्राप्त होती है, कोई प्रकाश दूसरा पोलराइड नहीं पार कर पाता। तो यह अवस्था क्रॉसित अवस्था कहलाती है। यहां दिखाया गया है, देखिए जब दो पोलराइड आमने सामने ले लिए गए और दोनों की ध्रुवण दिशाएं एक दूसरे के ठीक समांतर है, तो जो प्रकाश किरण पहले पोलराइड से पारगत होगा वो पूरा का पूरा दूसरे से भी पारगत हो जाएगा, क्योंकि दोनों की ध्रुवण दिशाएं समांतर है, तो समांतर कंपन वाले निकलेंगे वो दूसरे को भी पार कर जाएंगे। तो ये समांतर कंपन, जब समांतर दोनों की ध्रुवण दिशाएं होती है तो कुछ इस तरीके से ये फिगर में दिखाया गया है। और जब दोनों की ध्रुवण दिशाएं परस्पर लंबवत हो, एक की ध्रुवण दिशाएं दिखाई गई लाइन द्वारा, सीधी रेखा द्वारा, और दूसरे की इसके ठीक लंबवत दिखाई गई, तो यह क्रॉसित अवस्था कहलाती है। इसमें तीव्रता हमको शून्य प्राप्त होती है, दूसरे पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता जो होती है वो शून्य होती है। और पहले पोलराइड को हम ध्रुवक कहते हैं। पहला पोलराइड जो होता है प्रकाश को ध्रुवित करने के काम आता है, तो इसलिए पहले पोलराइड को ध्रुवक और दूसरे को विश्लेषक कहा जाता है। तो ये ध्रुवक होता है और दूसरा विश्लेषक। पोलराइडों का उपयोग, पोलराइड को कहाँ उपयोग किया जाता है, तो हम जानते हैं कि चकाचौंध जो प्रकाश द्वारा हमारे आंख पर उत्पन्न होता है, उस चौंध से बचने के लिए, चकाचौंध से बचने के लिए पोलराइड का उपयोग किया जाता है। चश्मे में भी इसका उपयोग किया जाता है, या कार की हेडलाइटों में, या विंड स्क्रीन में, चार पहिया वाहनों के सामने के जो विंड स्क्रीन होते हैं या कार की हेडलाइटों में प्रयुक्त किया जाता है। अब किस प्रकार से पोलराइड चकाचौंध से बचाते हैं, तो जब दो कारें जिनमें पोलराइड लगे हों आमने सामने एक दूसरे के
आमने सामने आते हैं तो उनके हेडलाइट से निकलने वाले जो प्रकाश होते हैं वह सामने वाले गाड़ी के ड्राइवर के सामने जो विंड स्क्रीन होता है उस पर गिरता है, और इस प्रकार से हेडलाइटों में ये पोलराइड लगाए जाते हैं कि वो 45 अंश के कोण पर झुके होते हैं, तो उनसे जो प्रकाश निकलता है वह सामने से आ रही गाड़ी के जो विंड स्क्रीन होता है उस पर भी दूसरा पोलराइड लगा होता है। तो जब ये दोनों पोलराइड आमने सामने इससे प्रकाश होकर गुजरता है तो एक क्रॉसित अवस्था बना लेते हैं। क्रॉसित अवस्था बनाने लेने के कारण चकाचौंध से बच जाता है, यानी सामने का जो चालक है उसकी हेडलाइट की जो प्रकाश है वो उस प्रकाश से सामने वाली गाड़ी को देख लेता है, लेकिन सामने आने वाला जो प्रकाश है वो उसके नेत्र पर क्रॉसित अवस्था हो जाने के कारण चौंध नहीं उत्पन्न कर पाता, चकाचौंध से बचा लेता है। तो इसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी में भी बहुत छोटे कणों को जब देखना होता है तो वहां कभी कभी बहुत छोटे कण होते हैं तो चौंध उत्पन्न होने के कारण स्पष्ट नहीं दिखाई देते, तो उसमें भी पोलराइड का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी में भी लेंसों में पोलराइड का प्रयोग करके बहुत छोटे पदार्थों को स्पष्ट देखने के लिए, छोटे छोटे कणों को देखने के लिए पोलराइड का प्रयोग करते हैं। या कैमरे में भी जो लेंस लगा होता है उसमें भी पोलराइड युक्त लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा बादलों का चित्र खींचा जाता है। या रेलगाड़ी वाहन हो गए उनकी खिड़कियों में या वायुयान की खिड़कियों में प्रकाश के चौंध से बचने के लिए, उसके तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए खिड़कियों पर पोलराइड का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार पोलराइड के उपयोग मुख्यतः प्रकाश के चकाचौंध से बचने के लिए है। तो अब आइए देखते हैं मैलस का नियम क्या है। अगला टॉपिक मैलस का नियम क्या है। तो मैलस ने एक नियम दिया था, क्या है वो नियम, तो आइए देखते हैं कि जब किसी ध्रुवक से आने वाला समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर आपतित होता है, जब किसी ध्रुवक से आने वाला समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर आपतित होता है तो विश्लेषक और ध्रुवक की दोनों के ध्रुवण दिशाओं के बीच का जो कोण बनता है उस कोण पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता निर्भर करती है। यानी हम कह सकते हैं मैलस का नियम कि जब ध्रुवक से आने वाला समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर आपतित होता है तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक की ध्रुवण दिशा तथा ध्रुवक की ध्रुवण दिशा के बीच के कोण के कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी ध्रुवक से आने वाला समतल ध्रुवित प्रकाश जब विश्लेषक पर आपतित होता है तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक की ध्रुवण दिशा तथा ध्रुवक की ध्रुवण दिशा के बीच के कोण की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे मैलस का नियम कहते हैं। तो मैलस ने क्या बताया था, यदि मान लिया जाए कि विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I हो और विश्लेषक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 हो, यानी जो समतल ध्रुवित प्रकाश विश्लेषक पर आ रहा है उसकी तीव्रता I0 से लिखे और विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता को I से लिखे तो I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। यह मैलस ने नियम बताया था। विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता जो होती है वह ध्रुवक की ध्रुवण दिशा और विश्लेषक की ध्रुवण दिशा के बीच के कोण की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, और उसी से ये फार्मूला I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। इसमें थीटा ध्रुवक और विश्लेषक की ध्रुवण दिशाओं के बीच का कोण है। अब आइए कैसे ये आया, इसको सिद्ध किया जा सकता है। तो इसके लिए हमने ये मान लिया कि विश्लेषक पर मान लीजिए कोई प्रकाश आपतित हो रहा है, विश्लेषक पर एक समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है और उस आपतित प्रकाश की तीव्रता को I0 से अगर लिखा जाए तो देखिए मैलस के नियम को कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं। तो इसका प्रूफ देखिए कैसे किया जा सकता है। तो हमने मान लिया कि कोई आपतित प्रकाश है विश्लेषक पर जिसकी तीव्रता I0 है और उसके कंपन का आयाम, उसके वैद्युत वेक्टर के कंपन के आयाम को A मान लिया गया कि A आयाम का
कोई वैद्युत वेक्टर है जो विश्लेषक पर आपतित हुआ। अब इस आयाम ए वाले वैद्युत वेक्टर्स को दो घटकों में वियोजित किया जाए। एक घटक विश्लेषक की ध्रुवण दिशा के समांतर है जिसको ए कॉस थीटा कहा गया, और ए का जो दूसरा घटक है वो विश्लेषक की ध्रुवण दिशा के लंबवत है जिसको ए साइन थीटा से लिखा गया। यानी ए को, इस आयाम ए को दो घटकों में वियोजित किया गया। एक विश्लेषक की ध्रुवण दिशा के समांतर है जिसको ए कॉस थीटा, और एक विश्लेषक की ध्रुवण दिशा के लंबवत घटक है जिसको ए साइन थीटा से लिखा गया। अब अगर इन घटकों को देखा जाए तो जो ध्रुवण दिशा के समांतर घटक है वो इससे पारगत हो जाएगा आसानी से, और जो ध्रुवण दिशा के लंबवत घटक है वह घटक पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा, वो नहीं पार कर पाएगा इस विश्लेषक को। तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता स्वाभाविक है ए कॉस थीटा पर ही निर्भर करेगी, क्योंकि ए कॉस थीटा वाला घटक ही इसको पार कर पाता है। तो अगर विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता को आई लिखा जाए तो आई प्रपोजनल होता है ए कॉस थीटा का स्क्वायर। ये मैलस ने बताया। भाई मैलस ने क्या बताया कि जो प्रकाश इसको पारगत हो रहा है उसके आयाम के, देखिए ए कॉस थीटा वाला घटक इसको पार कर रहा है, तो इसका वर्ग, ये आयाम का घटक है तो आयाम का वर्ग तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहां अगर अनुक्रमानुपात को हटा दिया जाए, एक अनुक्रमानुपाती कांस्टेंट गुणा करके और इसको ओपन किया जाए तो ये मिल जाएगा के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। और चूंकि ये माना गया है कि आपतित, जो विश्लेषक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता है, विश्लेषक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता अगर आई नॉट से लिखा जाए तो यहाँ आई नॉट बराबर के ए स्क्वायर लिखा जा सकता है। देखिए वही संबंध हमको यहाँ पुनः प्राप्त हो चुका, आई बराबर, इसको हम आई नॉट कह सकते हैं इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार मैलस के नियम को सिद्ध किया जा सकता है। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं। देखिए क्या स्पेशल केसेस है इसके। स्पेशल केसेस यानी विशेष परिस्थितियां। क्या विशेष परिस्थितियां बन सकती है? तो पहला इसकी परिस्थिति हम ले सकते हैं कि यदि ध्रुवक तथा विश्लेषक, यदि ध्रुवक तथा विश्लेषक परस्पर समांतर है, देखिए पहला इसकी परिस्थिति ली जा रही है कि यदि ध्रुवक तथा विश्लेषक परस्पर समांतर, मतलब दोनों की ध्रुवण दिशाएं एक दूसरे के समांतर है। तो दोनों की अगर ध्रुवण दिशाएं समांतर है तो हम कोण क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। ये दोनों केसों के लिए समांतर रहेंगे, तो थीटा बराबर या तो 0 डिग्री लिया जाएगा या 180 डिग्री। तब विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता देखिए आई बराबर क्या मिल जाएगा, आई नॉट, और कॉस 0 का मान भी 1 होता है, और कॉस 180 डिग्री रखेंगे जब तो उसका मान -1 होता है, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो -1 का स्क्वायर +1 हमको पुनः प्राप्त हो जाएगा। यानी हम यहाँ चाहे थीटा 0 डिग्री रखें चाहे 180 डिग्री रखें, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू दोनों स्थितियों में हमको 1 प्राप्त होगी। तो इसलिए आई बराबर आई नॉट के होगा। तो क्या बता रहा है कि विश्लेषक से पूरा प्रकाश जो उस पर आपतित हो रहा है वो संपूर्ण प्रकाश विश्लेषक से पारगत हो जाएगा। यानी जो प्रकाश विश्लेषक पर आपतित हो रहा है वो पूरा का पूरा प्रकाश आई बराबर आई नॉट, आपतित प्रकाश की तीव्रता बराबर निर्गत प्रकाश की तीव्रता। कब? जब ध्रुवक और विश्लेषक दोनों की ध्रुवण दिशाएं एक दूसरे के समांतर है तो यह संपूर्ण प्रकाश इसको पारगत करेगा। दूसरा केस देखिए, यदि ध्रुवक तथा विश्लेषक परस्पर लंबवत हो, परस्पर लंबवत मीन्स कह सकते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री। हम जानते हैं
cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो अगर इस सूत्र में हम थीटा को 90 डिग्री रख देंगे तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता हमको शून्य प्राप्त होगी, शून्य प्राप्त होगी। ये देखिए क्या कहा गया कि जब ध्रुवक और विश्लेषक ये दोनों परस्पर लंबवत हैं, यानी दोनों की ध्रुवण दिशा एक दूसरे के लंबवत है, तो क्रॉसित अवस्था होती है और क्रॉसित अवस्था में विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता शून्य कही जाती है। तो यहां हमको देखिए सेकंड स्थिति भी मिल गई कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता शून्य प्राप्त हो रहा है। अब इसका एक तीसरा केस देखिए क्या है, थर्ड केस इसका, यदि ध्रुवक नहीं है, यदि ध्रुवक नहीं है कहिए, और चाहे उसको हम कह सकते हैं अथवा विश्लेषक पर अध्रुवित प्रकाश आपतित हो, अथवा विश्लेषक पर अध्रुवित प्रकाश आपतित हो, तब निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी। तो अगर ध्रुवक नहीं है मतलब डायरेक्ट विश्लेषक पर अध्रुवित प्रकाश डाला जा रहा है, तो डायरेक्ट अगर अध्रुवित प्रकाश डालेंगे तो यहां देखिए इसका औसत लेने पर जो मिलता है वही यहां रिजल्ट मिलेगा। औसत ले लिया जाएगा, औसत मतलब cos स्क्वायर थीटा का औसत मान। तो हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान 0 होता है और अधिकतम मान 1 होता है, और 0 और 1 का अगर औसत लिया जाए तो 1/2 आता है। तो cos स्क्वायर थीटा का मान 1/2 रख दिया जाए अगर, तो यहां से क्या मिलेगा, I बराबर 1/2 I0, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। I बराबर 1/2 I0, यानी अगर ध्रुवक नहीं है या विश्लेषक पर अध्रुवित प्रकाश आपतित कराया जा रहा है तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता जो होगी वो 50% घट जाएगी, केवल 50% ही उसको पार कर पाएगा। 1/2 I0, I0 क्या है, विश्लेषक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता। तो अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 है तो पारगत होने वाले प्रकाश की तीव्रता 1/2 I0 के बराबर हो, यानी तीव्रता 50% घट जाएगी कहिए, या आपतित प्रकाश की तीव्रता 50% ही उसको पार कर पाएगी, 50% उसके द्वारा रोक ली जाएगी। तो इस प्रकार यह 3 स्पेशल केस थे इसके। अब आइए देखते हैं कि पोलराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन कैसे करते हैं। यानी पोलराइड की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि कोई प्रकाश अध्रुवित है या आंशिक रूप से ध्रुवित है या पूर्णतया समतल ध्रुवित है। हम इस पोलराइड के द्वारा हम प्रकाश का ये संसूचन कर सकते हैं, हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वह किस प्रकार का प्रकाश है। कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम एक पोलराइड लेते हैं और उस पोलराइड पर प्रकाश को आपतित कराया जाता है। उस पोलराइड पर जिस प्रकाश का हमें संसूचन करना है, जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, उस प्रकाश को एक पोलराइड के ऊपर आपतित कराया जाता है और आपतित प्रकाश की दिशा के सापेक्ष पोलराइड को धीरे धीरे घुमाते हैं और निर्गत प्रकाश को हम देखते हैं। तो निर्गत प्रकाश को देखते हैं और आपतित प्रकाश के सापेक्ष हम पोलराइड को धीरे धीरे घुमाते रहते हैं और निर्गत प्रकाश को साथ में देखते रहते हैं। तो यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उस पर जो प्रकाश आपतित कराया गया है वो अध्रुवित प्रकाश कहा जाएगा। यानी कोई प्रकाश का अगर हमें संसूचन करना है, हमें जानना है कि वो किस प्रकार का प्रकाश है, तो हम पोलराइड के ऊपर उस प्रकाश को डालेंगे और निर्गत प्रकाश को देखेंगे और उस पोलराइड को आपतित प्रकाश के सापेक्ष धीरे धीरे घुमाते रहेंगे और निर्गत प्रकाश को हम साथ साथ देखते रहेंगे। यहां देखिए क्या कहा गया कि यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं दिखता,
निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई अंतर नहीं दिखाई देता, तो हम कहेंगे उस पर आपतित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश है। और यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता एक पूरा चक्कर घुमाने में, पोलराइड को एक चक्कर पूरा घुमाने में यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम हो और 2 बार शून्य हो जाए, तब हम कहेंगे आपतित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित है। तब उस पोलराइड पर जो प्रकाश आपतित कराया जा रहा है वह समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। और तीसरा केस क्या है कि यदि पोलराइड पर प्रकाश आपतित कराने पर और निर्गत प्रकाश को देखा जाए और पोलराइड को धीरे धीरे घुमाया जाए, और यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो लेकिन न्यूनतम तीव्रता हमको शून्य किसी भी स्थिति में ना प्राप्त हो, निर्गत प्रकाश की तीव्रता शून्य ना हो बाकी परिवर्तन हो, तब हम कहेंगे कि उस पर आपतित होने वाला प्रकाश आंशिक रूप से समतल ध्रुवित प्रकाश है। तो आंशिक रूप से समतल ध्रुवित तब कहा जाएगा जब निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो लेकिन न्यूनतम तीव्रता शून्य ना हो। तो इस प्रकार से हम पोलराइड का उपयोग करके हम प्रकाश की पहचान कर सकते हैं, हम उसके बारे में ये बता सकते हैं कि वह प्रकाश अध्रुवित है या आंशिक रूप से ध्रुवित है या पूर्णतः समतल ध्रुवित है। तो इस प्रकार यह है प्रकाश का ध्रुवण टॉपिक आज समाप्त हुआ। अब हम कुछ अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।